हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IIL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज का जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो है उत्तराखंड DELED प्रवेश परीक्षा से संबंधित। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा उत्तराखंड DELED के आवेदन पत्र मांगे गए हैं और उसकी जो अंतिम तिथि है भरने की वो 26 अप्रैल है। यानी अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को नहीं भरा है तो आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आज 25 तारीख है और कल की डेट में आप इसको भर सकते हैं। तो 26 अप्रैल तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं और उसका आवेदन ऑनलाइन होना है। और साथ ही साथ इसकी जो अभी टेंटेटिव एग्ज़ाम की डेट आई है, यानी जो इसकी परीक्षा होनी है वो 25 मई इसकी संभावित तिथि है। अभी श्योरिटी नहीं है कि 25 मई को हो पाएगी, लेकिन अभी जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की तरफ से इसकी डेट निर्धारित की गई है वो 25 मई निर्धारित की गई है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर DELED में हमें आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होता है, कैसे इसकी तैयारी करें, क्या क्या इसके एग्ज़ाम में आता है और इसके बाद जॉब लगने की क्या संभावना होती है, किस प्रकार की जॉब होती है, आगे प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं। तो इन्हीं सारी क्वेरीज़ को मैं आज आपके सामने पूरा डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सारी बातें आपको बताऊँगा कि DELED करने से क्या, किस फील्ड में आपको जॉब मिलती है, आगे प्रमोशन के चांसेस कैसे रहेंगे और कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें और इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। और पहले जो एग्ज़ाम हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, क्या कट ऑफ रही है, ठीक है, कैसे इसका सिलेक्शन होता है, कैसे मेरिट बनती है, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो DELED है, ठीक है, तो DELED जैसे कि आप जानते होंगे तो DELED की जो फुल फॉर्म होती है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी आप ये मान के चलिए कि एक 2 वर्ष का क्या है, ये 2 ईयर्स का क्या है, डिप्लोमा है, ठीक है। ये डिग्री कोर्स नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें ही कन्फ्यूज़ रहते हैं कि सर ये डिग्री मिलेगी या डिप्लोमा मिलेगा। तो आप इसमें याद रखिएगा ये 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स है, यानी आप 2 वर्ष का ये कोर्स करेंगे तो आपको 2 साल का क्या मिलेगा, एक डिप्लोमा मिलेगा, जो किस नाम से संचालित हो रहा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से। अब जब आप ये डिप्लोमा कोर्स करेंगे, ठीक है, तो इसके फ़ायदे क्या होंगे या आप किन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, DELED करने के बाद मान लीजिए अभी आप इसका एग्ज़ाम देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप 2 वर्ष की ट्रेनिंग करेंगे और जो ट्रेनिंग होती हैं वो डाइट्स में होती हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं, तो टोटल कितनी डाइट्स हैं, 13 डाइट्स हैं उत्तराखंड में, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये पूरा मेरा उत्तराखंड DELED प्रवेश परीक्षा से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर जो DELED में प्रवेश होता है वो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। तो टोटल कितनी डाइट हो गई उत्तराखंड में, टोटल 13 डाइट हैं। तो 13 डाइट में आपको क्या मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। वो आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में मेरिट आती है, पहली प्रेफरेंस आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट को ही देनी है, ठीक है। ये आपने आवेदन जब किया होगा तो उसमें लिखा भी होगा। तो 13 डाइट में आपको, और हर डाइट में कितनी सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितनी हैं, टोटल सीट्स हैं 650 ईच 50 सीट्स इन डाइट, ठीक है। तो हर डाइट में आपको कितनी सीट मिलेगी, प्रत्येक डाइट में आपको 50 सीट मिलेगी। टोटल कितनी सीट हो गई, 650, ठीक है। अब इसका भी जो वर्गीकरण इन्होंने किया हुआ है, ये क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं सीट्स का, तो प्रत्येक जिले में यानी कितनी सीट हो गई, 50 सीट हो गई। लेकिन ये 50 सीट्स किस तरीके से है, 25 + 25, 25 किसकी हो गई, साइंस की यानी विज्ञान वर्ग की, और ये जो 25 हो गई ये किसकी हो गई, कला वर्ग की यानी आर्ट्स की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, यानी अगर आपने BSc किया है, और इसमें साइंस में इन्होंने किस किस को कंसिडर किया है, आपने BSc किया है और साथ ही साथ आपने अगर BCA किया है और 12th में अगर आपकी PCM रही है, ठीक है, तो आप साइंस के स्टूडेंट माने जाएंगे। 12th में आपने ZBC से किया है, ठीक है, और BBA किया है तो भी आप साइंस के स्टूडेंट माने जाएंगे। एग्रीकल्चर वाले भी साइंस में ही आएंगे, बाकी सब जो हो गए वो किस में आएंगे, कला में आएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक डाइट में आपको 50 सीट्स निर्धारित की गई हैं, 50 सीट पर एडमिशन दिया जाएगा, जिसमें से 25 सीट साइंस की होंगी और 25 किसकी होंगी, कला वर्ग की होंगी, ठीक है। तो ये तो इसकी सीट्स का विभाजन हो गया। इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो 25 सीट्स हैं, ठीक है, 25 साइंस की, 25 आर्ट्स की, इस तरीके से आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि जो मेरिट बनेगी, ठीक है, तो मेरिट का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। तो मेरिट बनेगी स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम ही होगा, राज्य स्तरीय परीक्षा है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, जब जैसे अभी आपने इसका फॉर्म भरा होगा तो आपसे प्रेफरेंस ली होगी, ठीक है। तो जहाँ आपके मार्क्स
फिट कर रहे होंगे तो आपको उसी ऑर्डर में वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, सपोज़ आप देहरादून डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, आप उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, मान लीजिए आप उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, लेकिन उधम सिंह नगर मान लीजिए आपके मार्क्स जितने भी आते हैं, आपके 150 मार्क्स आए, लेकिन आप देख रहे हैं कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ जो गई 152 गई, तो आपको उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। फिर उसके नीचे जहाँ कहीं भी 150 मार्क्स में आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा होगा आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा। वहीं पर आपको 2 वर्ष का क्या करना होगा, प्रशिक्षण पूरा करना होगा। ठीक है, पहली प्राथमिकता आपको किसको देनी थी, फॉर्म भरते हुए आपने देखा होगा होम डिस्ट्रिक्ट को ही देनी थी। ठीक है, तो ये तो सीट्स की बात हो गई। ठीक है, अब 2 वर्ष का जब आप ये कोर्स करेंगे, इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी मैं बता देता हूँ। तो 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका फ़ी कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो फ़ी मैं बता रहा हूँ ये क्या है, ये याद रखिएगा 35। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज थे। ठीक है, काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन भी आए कि इसमें कितना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो 35,000 पर ईयर की फ़ीस है, यानी प्रति वर्ष आपको कितनी फ़ीस देनी है, 35,000। साथ ही साथ प्लस क्या है 850 एग्जामिनेशन फ़ीस है। ठीक है, पर सेमेस्टर, यानी प्रति सेमेस्टर। आपके इसमें सेमेस्टर सिस्टम है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 2 साल का आप डिप्लोमा करेंगे इसमें 4 सेमेस्टर आपके होंगे, सेमेस्टर सिस्टम एप्लीकेबल होगा। तो 35,000 की फ़ीस तो आपकी 1 साल की हो गई। साथ ही साथ आपका जो परीक्षा होगी सेमेस्टर की, तो सेमेस्टर के लिए परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा, 850। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो 850 एक सेमेस्टर का, 850 दोनों सेमेस्टर का, तो 1700 रुपये हो गए। यानी कुल खर्चा आप देख रहे हैं कितना हो गया, यानी 35,000 प्लस अगर मैं 1700 को ऐड कर दूं तो ये आपका क्या हो गया, कुल खर्चा 1 साल का है। इसका आप डबल कर दीजिए तो ये 2 साल का कुल खर्चा है जो कि निर्धारित किया गया है शासन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देनी है। वो बात अलग है कि जो छोटे मोटे इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें आपसे थोड़ी बहुत फीस ले ली जाए, ठीक है, डाइट की तरफ से, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही जेन्युइन सी फीस होगी, कोई बहुत बड़ी फीस नहीं होगी। इसके अलावा आपसे कोई पैसा इसमें नहीं लिया जाएगा। यानी आप देखिए कि 70,000 तो वैसी फीस हो गई, तो मैक्सिमम आप 75,000 या 80,000 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में डीएलएड का कोर्स केवल और केवल डाइट में ही कराया जाता है। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में इसका कोर्स नहीं होता है। ठीक है, बाकी राज्यों में प्राइवेट कॉलेज में होता है। तो अगर कोई आपको बहका रहा है कि हम इस प्राइवेट कॉलेज से आपका डीएलएड का कोर्स करा देंगे या ये करा देंगे, यहाँ पर डाइट में ही ये कोर्स होता है, रेगुलर कोर्स। और अगर आप करस्पॉन्डेंस से करना चाह रहे हैं तो उसके लिए NIUS है। ठीक है, तो NIUS वाला भी करस्पॉन्डेंस वाला माना जाता है, वो रेगुलर कोर्स नहीं माना जाता है डीएलएड के लिए। ठीक है, तो अगर आपको रेगुलर कोर्स करना है तो केवल और केवल डाइट में ही वो कोर्स संचालित किया जाता है उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट कॉलेज में ये कोर्स संचालित नहीं होता है। ठीक है, तो आप फ्रॉड से भी बच के रहिएगा। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर इसको करने का फ़ायदा क्या होगा, कैसे जॉब मिलेगी, क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 2 साल का जब आप ये डिप्लोमा करेंगे उसके बाद मैं इसके पैटर्न पे भी आऊँगा कि तैयारी कैसे करनी है। पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इसका क्या क्या है, डीएलएड में होता क्या क्या है। तो जब आप 2 साल का कोर्स कर लेंगे तो 2 साल का कोर्स करने के बाद यानी तब आपको डीएलएड का डिप्लोमा मिल जाएगा, तब आप डीएलएड उत्तीर्ण कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, साथ में आपको यूटेट, सीटेट, ठीक है, या फिर यूटेट, उत्तराखंड टेट जिसको कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक और जूनियर स्तर का, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल का कहते हैं। ठीक है, ये क्वालिफाई करना होगा। तो अगर आपके पास ये दोनों एलिजिबिलिटी आ जाती है, आपने डीएलएड कर रखा है, आपने सीटेट या यूटेट उत्तीर्ण कर लिया प्राइमरी लेवल का और जूनियर लेवल का, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि जो भी प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये आपके काम आएगा फर्स्ट लेवल वाला, यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 वाला। ठीक है, तो जो भी प्राइमरी स्कूल हैं, ठीक है, यानी उत्तराखंड राज्य के अंदर जितने भी सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं यानी प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो उनमें वैकेंसी के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पर ये समझनी है, जिसका फ़ायदा भी और नुकसान भी, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए आपने US नगर डिस्ट्रिक्ट से, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से ये कोर्स करा, ठीक है, तो आपका अपॉइंटमेंट भी US नगर डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। ये बात आप इसमें ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, जब वैकेंसी आएगी तो पहली प्राथमिकता आपको US नगर डिस्ट्रिक्ट में ही दी जाएगी। अभी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये है, सेकंड जो आपका ऑप्शन होगा फिर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं रिक्ति खाली होने पर। यानी पहली प्राथमिकता आपने जहाँ से कोर्स किया होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको अपॉइंटमेंट के लिए दी जाएगी। ठीक है, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा आपको जॉब भी वहीं करनी होगी, क्योंकि ये जो जॉब है प्राइमरी लेवल की जॉब है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब है। फिर आपका ट्रांसफ़र दूसरे डिस्ट्रिक्ट में
असाधारण परिस्थितियों में ही होगा। ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। यानी अगर आपको मान लीजिए कोई सुगम वाला डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ठीक है, तो आप लाइफ टाइम वहीं पे अपनी पूरी नौकरी कर लेंगे, दुर्गम का चक्कर ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका ये भी फ़ायदा है। जैसे उत्तराखंड में आप समझते होंगे सुगम और दुर्गम इलाके हैं, ठीक है, तो नौकरी करनी होती है सुगम में भी दुर्गम में भी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपको अलॉट हो गया उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ठीक है, तो आप पूरी जॉब वहीं पर कर लेंगे। अगर आपका अपॉइंटमेंट वहाँ पर होता है, ठीक है, आपको ट्रांसफ़र के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे जब तक आप नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर आप सुगम में ही नौकरी करना चाहते हैं एक तरह से, तो अगर आपको सुगम वाले ज़िलों में ये कोर्स करने को मिलता है और साथ ही साथ अपॉइंटमेंट भी आपका वहीं होता है, तो आप पूरी जॉब उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आपको कहीं दुर्गम में मिल गया तो आपको वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक गुजारना पड़ेगा। फिर आगे जाके फ्यूचर में क्या रूल्स आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, वो एक अलग बात है। ये मैंने वर्तमान परिस्थितियों में आपको बताया है, ठीक है। तो समझ गए ना। यानी डीएलएड करने के बाद आपको प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक की जॉब मिलती है, असिस्टेंट टीचर की जॉब मिलती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट टीचर है और एक तरह से सरकारी नौकरी है, पूर्णतः सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो ये इसमें याद रखिएगा कि सरकारी नौकरी, अभी मैं इसकी सैलरी और उस पर भी आऊँगा। तो समझ गए ना, डीएलएड करने के बाद आपको क्या क्या किस फील्ड में आपको जाना है। तो आप टीचिंग सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर भी किस में, प्राइमरी स्कूल में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, डीएलएड करने से ही काम नहीं चलेगा। डीएलएड के बाद सीटेट यूटेट आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी आपको अप्लाई करना होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, तब जाके आपका उसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इसमें याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सैलरी स्ट्रक्चर की। जब हम ये सब डिस्कस कर ही रहे हैं, तो जब आपका असिस्टेंट टीचर की फॉर्म में, यानी सहायक अध्यापक की फॉर्म में यहाँ पर अपॉइंटमेंट आपका होगा, ठीक है, तो जो सैलरी रहेगी, ये आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जॉब है ये लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। जो 7th पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग ये लेवल 6 की है। अगर हम ग्रेड पे सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें, जो पहले ग्रेड पे सिस्टम हमारा चलता था, तो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी टोटल सैलरी की बात करूँ और इसका जो बेसिक सैलरी लेवल है, बेसिक सैलरी जो होती है, बेसिक सैलरी इसकी 35,400 है, लेकिन ये एग्जैक्ट सैलरी नहीं है। इसमें जो एग्जैक्ट सैलरी आपकी बनेगी, आप कह सकते हैं नेट सैलरी बनेगी, ठीक है, सारा डीए एचआरए वगैरह जोड़ के, वो लगभग आज की डेट में, वो एचआरए डिपेंड करता है कि आप किस शहर में हैं, ठीक है, कहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ पर आपका स्कूल है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लगभग जो आपकी सैलरी बनेगी वो 50,000 से लेके, ठीक है, 51,000 रुपये तक पर मंथ, ठीक है। ये पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है, ये आप ध्यान रखिए। आज की डेट में आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी मिलना वैसे ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी मिल रही है और वो भी एक इतने अच्छे ग्रेड की नौकरी मिल रही है, तो लेवल 6 की जॉब है और इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, लगभग आपकी स्टार्टिंग की सैलरी से होगी 50,000 से 51,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट लगते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। जॉब का नेचर मैंने आपको बता दिया। अब आगे इसमें प्रमोशन के क्या चांस हैं वो भी मैं बता देता हूँ, तो समझ गए ना, ठीक है। तो लगभग आपको 50 से 51,000 रुपये पर मंथ से आपकी सैलरी रहेगी इसमें स्टार्टिंग में, जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, और उस समय तक वो बढ़ जाएगा। ये मैंने आज की डेट में बताया, क्योंकि अभी तो आप कोर्स करेंगे तो 2 साल बाद जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, तो डीए वगैरह बहुत बढ़ चुका होगा, जो महंगाई भत्ता है और एचआरए वगैरह वो सब बढ़ चुके होंगे, तो ये और भी ऊपर जा सकता है। ये वर्तमान परिस्थिति, यानी अगर आज की डेट में किसी ने डीएलएड किया हुआ है और उसका आज की डेट में अपॉइंटमेंट होता है, तो ये उसका सैलरी स्ट्रक्चर है और ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा ही आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये इसका सैलरी स्ट्रक्चर है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये टीचिंग जॉब है और बहुत सेफ जॉब मानी जाती है, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं जैसे गर्ल्स के लिए या वुमेंस के लिए ये जॉब काफ़ी सेफ मानी जाती है हमारे भारतीय समाज में, आपको पता ही है टीचिंग जॉब। और ये जो जॉब है इसमें आप अपने परिवार की देखरेख भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई हैक्टिक शेड्यूल इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो इसके सैलरी की बात हो गई। साथ ही साथ इसमें हम ये भी बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन के चांसेस क्या हैं। ये बहुत अट्रैक्टिव है। ये वीडियो में मैं सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं खुद इस बैकग्राउंड से हूँ, टीचिंग जॉब में हूँ, ठीक है, तो मुझे सारी चीज़ें पता हैं, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो चीज़ें होती हैं, प्रमोशन के चांसेस क्या हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए होता क्या है कि आपका अपॉइंटमेंट जरूर प्राइमरी लेवल पे होगा, लेकिन बीच में जितनी भी आप इसमें जा सकते हैं, प्राइमरी से जूनियर में जा सकते हैं, वो आपकी विभागीय होगा। जूनियर मतलब कक्षा 6 से 8 में, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन। ये तो होना ही होना है आपका कुछ समय के बाद, ठीक है, लगभग 10 साल 12 साल जितने भी होंगे उसमें होना ही होना है। इसके अलावा क्या होता है, आपके पास एक और प्लस पॉइंट रहेगा कि अगर आप
क्वालिफिकेशन रखते हैं, जैसे ग्रेजुएट तो आप होंगे ही, ठीक है, ग्रेजुएट होने के बाद ये फॉर्म भरा जाए और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री है, ठीक है, जो लोग बीएड होंगे यहाँ बाद में भी बीएड कर सकते हैं करस्पॉन्डेंस से, ठीक है। तो उसके बाद जो भी एलटी की भर्ती आएगी, ठीक है, तो एलटी की जो भर्ती आएगी, ठीक है, और जो लेक्चरर की भर्ती आएगी, ठीक है, उनमें आपको क्या मिलेगा, विभागीय कोटा मिलेगा, डिपार्टमेंटल कोटा है 10% का, ठीक है। तो 10% सीट्स इन्हीं लोगों के लिए रखी जाएंगी जो इन जॉब होंगे प्राइमरी और जूनियर में, ठीक है। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी मान लीजिए कि 100 सीटें आ रही हैं किसी सब्जेक्ट में, आप एलटी मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं और एलटी मैथ्स की 100 सीट्स आ रही हैं, तो 100 में से 10 सीट्स उनको कहाँ से लेनी है, ठीक है, वो प्राइमरी और जूनियर के टीचर्स में से ही उनको लेना है। तो आप उसमें अप्लाई करिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे डिपार्टमेंटल पोस्ट के थ्रू, ठीक है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ये भी एक अच्छा फीचर है। यानी हो सकता है कि आपको 10 साल इंतजार ही ना करना पड़े, आप 3 साल 4 साल के बाद ही सीधे सीधे एलटी में चले जाएं और फिर उसके बाद लेक्चरर में चले जाएं। तो ये भी एक अट्रैक्टिव पार्ट है इस जॉब का, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड में राजकीयकरण कर दिया गया है और एकीकरण कर दिया गया है सारी शिक्षाओं का, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का, ठीक है। उच्च शिक्षा इसमें अलग है अभी, ठीक है। तो प्राथमिक, माध्यमिक ये सब एकीकरण हो चुका है, तो आपके प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो ये बात आप इसमें याद रखिएगा, ये भी एक अट्रैक्टिव पार्ट है डीएलएड करने का, और डीएलएड के बाद जब आप जॉब में जाएंगे तो, ठीक है, आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप एलटी लेवल यानी टीजीटी लेवल होता है, यानी कक्षा 10 तक की जो टीचर्स होते हैं, और लेक्चरर लेवल यानी कक्षा 11 और 12 के जो जिनको प्रवक्ता कहते हैं, आप वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बात बता दी कि डीएलएड करने से होता क्या है, इसके क्या क्या एडवांटेज होंगे, ठीक है, आगे जॉब कैसा रहेगा, ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, जॉब का प्रोफाइल क्या रहेगा, ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है इसका, और साथ ही साथ प्रमोशन वाला पार्ट, ठीक है। प्रमोशन के चांसेस भी उत्तराखंड में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, अगर आप क्वालिफाइड हैं और आप टैलेंटेड हैं, ठीक है, तो आप इसमें लेक्चरर एलटी आराम से जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको एक बात और भी मैं बता देता हूँ, अभी मैं ये लास्ट में ये भी डिस्कस करूंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे कि सर हमने तो बीएड कर लिया है, क्या हमें भी डीएलएड करना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए, तो उनका भी आंसर मैं दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो आप देखते रहिए तब तक, ठीक है। दूसरी बात इसमें आप बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न यानी जो परीक्षा होगी, जो कि अभी निर्धारित तिथि, संभावित तिथि आप कहेंगे, ठीक है, वो है 25 मई, ठीक है। तो इसकी जो संभावित तिथि है 25 मई, तो उस 25 मई को जो परीक्षा होगी उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो देखिए टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्या होंगे, वो भी 200 ही होंगे, ठीक है। उनकी संख्या कितनी होगी, 200 होगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, सिंगल आंसर करेक्ट वाले, ठीक है। तो 200 सवाल, 200 नंबर। समय, टाइम की बात करें तो समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, जो कि 10 से 12:30 बजे निर्धारित किया है, ठीक है। तो 200 नंबर की परीक्षा होनी है, 200 ही क्वेश्चन आने हैं, और 2.5 घंटे का समय आपको निर्धारित किया। सबसे प्लस पॉइंट अभी तक जो मैंने आपको बताया, इससे पहले जितनी भी डीएलएड परीक्षा हुई है अभी तक टिल डेट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसमें कोई परिवर्तन हो जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन संभावना ना के बराबर है कि इस बार भी वैसा ही होगा जैसे पहले हुआ था, टिल डेट नो नेगेटिव मार्किंग। इस फीचर को बहुत अच्छे से समझिएगा और दिमाग में बैठा के जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। और एग्ज़ाम जब देने आप जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ, तो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, उसके इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान है या नहीं, वहाँ लिखा होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो ज़रूर लिखा होगा, नहीं लिखा है दैट मीन्स देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, वहाँ नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी गलत उत्तर के लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न नहीं है। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी 2016 और 2019 में जो परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है, हालांकि 2016 वाली 17 में हुई थी और 19 वाली उसके भी बाद हुई, क्योंकि ये थोड़ा डिले चल रहा है। और इस वर्ष भी जो 2020-21 है उसकी परीक्षा कब हो रही है, 22 में हो रही है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया था, और इस बार भी संभावना ना के बराबर है। तो ये तो एक जनरल हो गया कि इस तरीके से इसका पेपर होना है, 200 सवाल आने हैं, ठीक है, 200 नंबर के हैं, ठीक है, 2.5 घंटे का समय और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब मैं साथ ही साथ ये भी आपको बता देता हूँ कि जो 200 सवाल बनेंगे वो किस किस टॉपिक से होंगे, किस किस सब्जेक्ट के होंगे। तो देखिए इसमें जो 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपके जीएस या जनरल नॉलेज के, ठीक है। सामान्य अध्ययन के कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी आप कह सकते हैं, गणितीय क्षमता जिसको हम कहते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग,
तार्किक क्षमता के होंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इस तरीके से टोटल आपका क्या बनेगा, ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन बनेंगे। तो जो 200 क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन जीएस यानी सामान्य अध्ययन के होंगे, ठीक है। और देखिए आज की डेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, जॉब से रिलेटेड, उनमें आप जीएस को डिनाई नहीं कर सकते। चाहे आप छोटी पोस्ट पर ट्राई करिए, चाहे आप बड़ी पोस्ट पर ट्राई करिए, जीएस की इंपॉर्टेंस है ही, ठीक है। तो जीएस की तैयारी कैसे करनी है वो भी अभी मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जिसको आप नॉर्मल मैथ्स कह देते हैं, ठीक है, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह देते हैं, 50 क्वेश्चन उसके होंगे, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। अब इन सब की तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर बनेगा, ठीक है, जिसमें से 50-50 का ये वर्गीकरण इस तरीके से उसमें किया जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो देखिए जीएस हाउ टू प्रिपेयर, हमें तैयारी कैसे करनी है इन अलग अलग टॉपिक्स की, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करें। सबसे पहले जीएस की बात कर लेते हैं, जनरल स्टडी की, जिसके कितने क्वेश्चंस आने हैं, 50 क्वेश्चंस आने हैं, यानी 50 नंबर आपको ये देंगे, ठीक है, 50 सवाल 50 नंबर, ठीक है। अब जीएस की तैयारी में आप ध्यान रखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और करंट अफेयर का मतलब ये नहीं होता कि 1 महीने की करंट अफेयर आएगी। तो करंट अफेयर आप तैयार कीजिएगा लास्ट 6 मंथ के, यानी मई में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप मान के चलिए आपको नवंबर से लेके अप्रैल इतना तो देखना ही पड़ेगा। नवंबर से लेके यानी नवंबर 2021 से लेके अप्रैल, ये जो वर्तमान में चल रहा है, अप्रैल 2022 तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं ये आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर से 5 से 7 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, तो करंट अफेयर के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट मैगजीन को प्रेफर करते हैं, कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको जो माध्यम मिले आप करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल से पढ़िए, या मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको जा सकते हैं। और ये इसमें आपको नवंबर क्या सितंबर अक्टूबर से सारे करंट अफेयर्स आपको डेली के 10 करंट अफेयर्स में उसमें पोस्ट करता हूं, और उन्हीं 10 करंट अफेयर्स को आपको तैयार करना है, और आप देखेंगे कि उन्हीं में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी से पढ़िए, आपको जहाँ कहीं से मिल रहा है करंट अफेयर आप उसको पढ़िए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही टेलीग्राम चैनल से पढ़िए या मेरे ही यूट्यूब चैनल से पढ़िए, ठीक है। आपको जहाँ कहीं से भी मिल रहा है आप पढ़िए उसको, मेन चीज़ है पढ़ना और उसको अपडेट करना, ठीक है। तो ये करंट अफेयर आपको तैयार करना ही होगा। इसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा, जो टॉपिक्स कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अलावा इसमें पॉलिटी, ये सब मैं टॉपिक्स बता दे रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। पॉलिटी के साथ साथ उत्तराखंड जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में उत्तराखंड जीएस इंक्लूड है एक तरह से। यहाँ की उत्तराखंड का इतिहास और भूगोल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको तैयार करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और हाँ, एक चीज़ इसमें छूट गई है, आपको एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ना होगा, पर्यावरण से भी क्वेश्चन इसमें पूरे बनते हैं, ठीक है। तो अब आप इनके लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप परीक्षावाणी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। परीक्षावाणी अगर आप बुक को प्रेफर कर रहे हैं, अदरवाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारा कंटेंट है, पॉलिटी का तो बहुत सारा कंटेंट है, आप उसको फॉलो करिए, उससे पढ़िए, ठीक है। और उत्तराखंड जीएस को आप पढ़ सकते हैं, वो भी परीक्षावाणी के लिए आपके लिए अच्छी रहेगी किताब, ठीक है, आप उससे तैयार की लीजिए। इकोनॉमिक्स की भी तैयारी आप उससे कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं मेरे, ठीक है। तो ये जीएस का पार्ट है। जीएस में 50 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, इंडियन टॉपिक से पूछे जाएंगे, जिनमें करंट अफेयर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाली है। और खासकर करंट अफेयर के बाद जो सेकंड नंबर पे आपको ध्यान देना है वो उत्तराखंड की जीएस के बारे में ध्यान देना है। तो ये तो जीएस हो गया। इसके बाद जो इसमें आपको करना है वो है, जीएस के बाद जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा या न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, जिसको आप मैथ्स भी कहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 50 मार्क्स बनेंगे यहाँ से, ठीक है, 50 क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है,
जो भी आपकी अरिहंत की बुक है आप न्यूमेरिकल एबिलिटी उससे कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास RS अग्रवाल की बुक है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको मिले, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मैं सेट नहीं कर रहा, और बहुत ही नॉर्मल लेवल की, जो अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ईजिली हैंडल कर लेंगे। जनरली उसी लेवल के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, काफ़ी हाई फाई क्वेश्चन इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप RS अग्रवाल या अरिहंत की जो भी आपकी बुक है उससे कर लीजिए। फिर बात आती है रीजनिंग भी बहुत हल्के लेवल की इसमें पूछी जाती है। रीजनिंग के लिए भी आप अरिहंत की बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी 50 नंबर आपको मिलेंगे, ये कोई बिग इशू नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था बिग इशू GS है, रीजनिंग और मैथ्स इसमें बिग इशू नहीं है, क्योंकि वो जनरली हर स्टूडेंट कर लेगा। जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए तो मैथ्स भी कोई बिग इशू नहीं है, और रीजनिंग बहुत हल्के लेवल की आती है, वो आप सब बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो RS अग्रवाल या अरिहंत की जो भी आपको बुक मिले उससे आपकी ये तैयार दोनों टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सबसे क्रूशियल है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से भी आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो 50 मार्क्स जो आपको मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, 50 नंबर यहाँ से 50 सवाल बनेंगे, वो आपको करने हैं, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। कोई हाई फाई टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी बुक नहीं पढ़नी है। आप क्वेश्चन करते समय क्या ध्यान रखिए कि बच्चे का नुकसान ना हो। क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करना है कि आप बच्चे के अकॉर्डिंग सोचिए, टीचर के अकॉर्डिंग मत सोचिए, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखिए, आप खुद हैंडल करने की कोशिश करिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को। कोई स्टैंडर्ड कोई बुक नहीं है उसके लिए, ठीक है। आप क्या करिए, बच्चे के अकॉर्डिंग सोच के देखिए, बच्चे का हित किस में है, बच्चे की भलाई जिसमें है, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल हैंडल हो जाएगा। अगर आप टीचर बन के उसको सोचेंगे या पेरेंट्स बन के सोचेंगे तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पढ़ सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो मार्केट में काफ़ी सारी टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक्स भी आ रही होंगी, इससे रिलेटेड वो आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सलाह नहीं दूंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आप प्रीवियस ईयर के, आपके पास देखिए 2 पेपर आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, 2016 वाला, 2019 वाला। आप उनके 100 क्वेश्चन को स्टडी करिए और 100 क्वेश्चन को मेरी बताई हुई ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप बच्चा बन के सोचिए, स्टूडेंट के भला के अकॉर्डिंग सोचिए, और उसमें 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जिनके लिए आपको नेट सर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उनको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई समस्या आएगी तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड की पढ़ाई कैसे करें। आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा इन फ्यूचर, ठीक है, कि मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करूं या ना करूं। तो इस तरीके से ये 200 नंबर का आपका बनेगा। अब इसकी जो मेरिट बनेगी ये भी ध्यान रखिएगा, वो स्टेट लेवल मेरिट बनेगी। अब ये तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का लेवल किस लेवल का आ रहा है और लोग तैयारी किस लेवल की कर रहे हैं। मैं ये नहीं बता सकता कट ऑफ कितनी जाएगी, बट ये मान के चलिए कि 150 से नीचे तो कोई सवाल ही नहीं होता, 170, 180, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है। तो ये सब तो ये अनुमान है, मैं एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो अभी पेपर हुआ है और ना ही क्या कहते हैं कि किस लेवल का पेपर आया है, ये कोई जान सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा उस पर। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हाउ टू प्रिपेयर। अब हम बात कर लेते हैं उस पॉइंट की जो काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम बीएड करने के बाद डीएलएड करें या ना करें, ठीक है, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। हमने बीएड तो कर लिया है, जॉब अभी आ नहीं रही है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने बीएड कर रखा है और आपका पैशन टीचिंग है, अब बीएड करें या डीएड, जिसने बीएड नहीं करा उसको तो करना ही है। मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनको डीएलएड का फॉर्म हर हाल में भरना चाहिए। आपने नहीं भरा तो जल्दी से भरिए, और आप टीचिंग लाइन में जाने के इच्छुक हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सरकारी जॉब पाने की, ठीक है। 2 साल का सब्र आपको रखना है बस, और हो सकता है उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट के लिए 1 साल का रखना पड़े, लेकिन आपको जॉब की गारंटी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एश्योर कर रहा हूँ। डीएलएड करने के बाद, रेगुलर डीएलएड करने के बाद उत्तराखंड की डाइट से आपको हो सकता है 3 साल लग जाए, 2 साल का कोर्स और 1 साल वैकेंसी आने में वेट करना पड़ता है, लेकिन आपको डेफिनेट जॉब मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखिए। अब समस्या उन लोगों के लिए, यानी जो फ्रेश ग्रेजुएट जिन्होंने बीएड नहीं किया, वो डीएलएड में अगर सेलेक्ट होते हैं तो डेफिनेट आंख बंद करके आप एडमिशन लीजिए, मेरी ये सलाह है, ठीक है। और आपको उसका बेनिफिट दिखाई देगा। आप बीएड वगैरह बाद में कर लीजिएगा, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पहले डीएलएड करिए। अब बात ये आती है कि बीएड कर रखा है तब डीएलएड करें या ना करें, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और आपको अभी सरकारी जॉब पाने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी आपको ये लग रहा है कि आप बहुत जगह हाथ पैर मार चुके हैं, अब नहीं हो रहा कुछ, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, भले आपने बीएड क्यों ना किया हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, ठीक है। आप कितनी वेल क्वालिफाइड क्यों ना हो, अगर आप और जगह ट्राई कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, बीएड भी है, तो आप डीएलएड में भी ट्राई मारिए, ठीक है। और आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं तो बात अलग है, क्योंकि फिर आपको लीव की प्रॉब्लम होगी वहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर आपने बीएड अभी हाल ही में किया हुआ है, ठीक है, और आपके पास कोई जॉब नहीं है,
या आप और भी पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कोई कोर्स भी नहीं कर रहे हैं, तो आप डीएलएड का फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन होता है तो आप इसको ज्वाइन करिए। आप इस एटीट्यूड में मत आ जाइए या इस ईगो में मत आ जाइए कि मैं तो बीएड क्वालिफाइड हूँ, मैं क्यों डीएलएड करूँ, ये मत करिए, ठीक है। क्योंकि ये एक आपको 2 साल के बाद एक ऐसी जॉब दे देगा, हो सकता है कि 2 साल तक कोई वैकेंसी ना आए और आपका बीएड बेकार हो जाए और पता चला कि डीएलएड करने वाला जॉब लेके चला जाए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आपकी व्यक्तिगत राय से कुछ हो या किसी थर्ड पर्सन की व्यक्तिगत राय कुछ और हो सकती है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अगर आपने बीएड किया है और आप कोई हायर कोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप को डीएलएड के लिए ट्राई करना चाहिए। यू शुड ट्राई फॉर डीएलएड, क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि बीएड करने के बाद डीएलएड करें या ना करें। और मैं वैसे भी सलाह दूंगा, आप ट्राई तो जरूर करिए, फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 35,000 रुपये का नुकसान ही होगा, ठीक है। लेकिन ट्राई फॉर इट, ठीक है। तो मैं ये सलाह आपको दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।